हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएच स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और इस वीडियो सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस को। और आज हम टेंस में देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान क्या है और पहचान के साथ साथ में सीखेंगे कि इसको हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। बहुत ही आसानी से यह वीडियो मैं आपको समझाने वाला हूं, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अंत तक बने रहने के साथ ही साथ में आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिस तरीके से आप अपना प्यार और दुलार हमें दे रहे हैं, ये हमको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा वीडियो लेकर के आऊँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि भी मैंने बोर्ड पे लिख रखा है कि ताकि ज़्यादा समय ना लगे, और टेंस में हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल में अब परफेक्ट। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल अब प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट यानी कि जो एकदम कंप्लीट हो गया, पूरा हो। परफेक्ट हम कब बोलते हैं? तब बोलते हैं जब कोई भी काम पूरा हो जाता है तो कहते हैं कि हाँ, वे परफेक्ट है, ये कंप्लीटली एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक वैसे यहाँ पे इस टेंस की जो पहचान है, उसमें जब हम वाक्य को पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि जो भी टेंस या जो भी सेंटेंस लिखा गया है वह सेंटेंस में कार्य जो है, जो क्रियाएं हैं, वो क्रियाएं कंप्लीट हो चुकी, क्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन उनकी बात जो की जा रही है वो वर्तमान में की जा रही है, इसीलिए इसको रखा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो चलिए देख लेते हैं एक नजर में इसकी पहचान। तो पहचान है कि हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या है, ई है, ए है, या हूं आदि शब्द आते हैं। यानी कि जो हमारी क्रियाएं हैं उन क्रियाओं के साथ में जुड़ा होगा चुका है या चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, ये आदि शब्द जुड़े होंगे। अब ये जो शब्द जुड़े होंगे क्रियाओं के साथ में, तो इस तरीके से जो सेंटेंस बनेंगे उन सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो अभी हमने एग्जांपल लिख रखा है कि तुम पत्र लिख चुके हो, तुम पत्र लिख चुके हो। तो यहाँ पे जो हमारी वर्ब है यानी कि जो क्रिया है वो है लिखना, ये हमारी क्या है, वर्ब है। और इसी के साथ में जुड़ा क्या हुआ है, चुके हो। अब जो हमने पहचान बताई कि हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं शब्द होंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वाक्य के अंत में लिखा हुआ है चुके हो, यानी कि जो क्रिया है लिखना उसके साथ में जुड़ा हुआ है चुके हो। तो ये हमारा टेंस हो गया प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। ठीक, आई होप कि समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी मैं दो और सेंटेंस से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे हमने लिखा है दूसरा सेंटेंस कि वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है। तो खा चुका यानी कि काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, काम, बात पूरी हो चुकी है। लेकिन अब ये बात पूरी हो चुकी है, बात अभी वर्तमान में की जा रही है, ये प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया। लेकिन पहचान के लिए सेम बात वही होगी, क्या कि खाना, ये हो गया वर्ब। अब वर्ब के साथ में जुड़ा क्या हुआ है, चुका है। तो हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, खा चुका है, क्रिया के साथ में चुका है शब्द जुड़ा है, कौन सा टेंस हो गया, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं अभी आप यहाँ पे रुकने वाला नहीं, एक दूसरे और सेंटेंस से समझ लेते हैं ताकि पूरी तरीके से क्लियर हो जाए इसकी पहचान, ताकि आप जहाँ पे भी देखें कि इस तरीके के सेंटेंस मिल रहे हैं आप तुरंत पहचान जाए कि हाँ, यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। वे बाजार गए हैं। तो दोस्तों, बाजार गए हैं मतलब कहने का क्या कि बाजार जा चुके हैं। सेंटेंस ऐसे भी लिखा हो सकता है कि वे बाजार गए हैं, वे बाजार वह गई है, या खाना खा चुकी है, आई है, गई है, कुछ भी इस तरीके के सेंटेंस जिसमें कि काम कंप्लीट हो चुका है और बात अभी वर्तमान में की जा रही है। अगर बात वर्तमान में की जा रही है तो वो किस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान, यानी कि हिंदी में कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है तो उस सेंटेंस को देखने के बाद में अब आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा कि हाँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है कि नहीं। 100% आप देखने के बाद बता दोगे कि हाँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है।
तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसमें कितने तरह के सेंटेंस होते हैं और उन सेंटेंस में किस तरीके से हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो देखते हैं उस सेंटेंस को। चलिए अब देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अनुवाद के क्या नियम है, यानी कि हिंदी से अगर हमको अंग्रेजी में अनुवाद करना होगा तो उसके लिए किस नियम को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों इसमें सेंटेंस में इस तरीके के जो सेंटेंस मिल रहे हैं, यानी कि जो परफेक्ट टेंस के होंगे वो काम कंप्लीट हो चुका होगा। तो जो काम कंप्लीट हो चुका है उसके लिए जो हमारी मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया, उसका यूज करते हैं हम थर्ड फॉर्म। आइए देखते हैं बोर्ड पे और आसानी से आप इसको समझ में आप समझ जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। सबसे पहले इसमें यह समझ लेते हैं कि सकारात्मक वाक्य होते कौन से हैं। सकारात्मक वाक्य या अफर्मेटिव सेंटेंस भी होते हैं जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग ना हो और कोई भी प्रश्न ना पूछा जाए, सीधे सीधे बात कह दी जाए, वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। अब सकारात्मक वाक्य जो होते हैं यानी अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं, उसका अनुवाद का नियम होता है कि सबसे पहले हमको लिखना होता है सब्जेक्ट को। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में जब सब्जेक्ट हम लिख लेते हैं, हिंदी से अंग्रेजी में सब्जेक्ट लिख लेते हैं, तो इसके बाद में लिखना होता है हमको एक सहायक क्रिया है या फिर है। तो ये होती है हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार लिखी जाती है। अगर सब्जेक्ट हमारा जो होता है एक वचन का, कर्ता एक वचन का होता है, जैसे कर्ता हमारा ही है, सी है, इट है या फिर कोई नाम है, तो इसके साथ में प्रयोग करते हैं हम हैज का। यानी कि कोई भी एक वचन का करता है तो एक वचन कर्ता के साथ में हैज का प्रयोग करेंगे। और हैव का प्रयोग हम बहुवचन कर्ता, जैसे आई के साथ में, वी के साथ में, यू के साथ में, दे के साथ में, और कोई भी बहुवचन का नाम हो, यानी कि बहुवचन का कोई भी सब्जेक्ट हो, कर्ता हो, तो वहां पे हम हैव का प्रयोग करते हैं। और हैव का प्रयोग या हैज का प्रयोग कर लेने के बाद में जो अगला नंबर आता है लिखने का, वो होती है हमारी वर्ब यानी कि क्रिया। और क्रिया यानी कि जो वर्ब होती है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं यहाँ, यानी कि कोई भी जो क्रिया होगी उन क्रियाओं का 3 रूप होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। हमें यहाँ पे यूज करना होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद में हम यूज करते हैं अपना लास्ट का बचा हुआ जो भी सेंटेंस का भाग होता है, जैसे ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। तो आपके समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हाँ, वर्ब के बाद में हमको लिखना होता है ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद में भी अगर कोई भी शब्द बच रहा है तो बतौर कॉम्प्लीमेंट हम ऑब्जेक्ट के बाद में उसको लिखते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें नियम क्या है। अब इस नियम के आधार पर हम अनुवाद कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं इसको। तो चलिए दोस्तों, आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस जो है यानी कि सकारात्मक वाक्य जो है, इसके लिए हमने अनुवाद का नियम समझा दिया। अब इसको देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल से, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए, अभी यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिख रखा है। जैसे मैंने लिखा है कि तुम पत्र लिख चुके हो, तुम पत्र लिख चुके हो। तो ये पहचान, सबसे पहले हमने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था कि भाई सबसे पहले वाक्य को पढ़ने के बाद में अगर हमें सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना है तो पहला पॉइंट ये होना चाहिए, फर्स्ट तो रिकॉग्नाइज टेंस, यानी कि टेंस की पहचान करें। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट होगा हमारे पास में टेंस की पहचान। फर्स्ट वन क्या करेंगे? टेंस की पहचान करेंगे। तो टेंस की पहचान के लिए हमने हर टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, सब में समझा करके रखा है कि पहचान सबसे ऊपर लिखी गई है। जैसे अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसकी पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो चलिए वाक्य में देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा क्या है? चुके हो। वाक्य के अंत में क्या लिखा हुआ है? चुके हो। इससे पहचान होगी कि कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब टेंस की पहचान के बाद में जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है सेंटेंस की पहचान। सेंटेंस की पहचान। टेंस की पहचान के बाद में हम दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है सेंटेंस की पहचान। इसको देखेंगे कि जो हमने वाक्य देखा है या जो हमको वाक्य मिला है ट्रांसलेशन करने के लिए, जो सामने सेंटेंस लिखा हुआ है वो कौन से टेंस में है।
टेंस सेंटेंस की पहचान के लिए वाक्य को पढ़ेंगे, तो वाक्य को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा हाँ ये कौन सा है, कौन किस तरह का सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव है। तो जैसे अभी हमने आपको समझाया कि अफर्मेटिव होगा यानी कि अगर साधारण वाक्य होगा तो साधारण वाक्य यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में बात को, स्टेटमेंट को सीधे सीधे कह दिया जाएगा, उसमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होगा और किसी भी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग नहीं होगा, सीधे सीधे बात कही गई होगी, वो होगा स्वीकारात्मक वाक्य यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। तो चलिए देख लेते हैं अभी यहाँ पे कि किस तरीके से इसको हम अनुवाद करते हैं। ठीक, तो तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा हमारे पास में, वो हो जाएगा रूल यानी कि नियम। जब हम इन तीनों चीजों को पहचानना सीख जाएंगे, पहले टेंस को पहचानना, सेंटेंस को पहचानना और सेंटेंस के बाद में उसका नियम हम जान जाएंगे, तो सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल हमने यहाँ पे लिख रखा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य के नियम यहाँ पे लिख रखा है, तो इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इनका अनुवाद कैसे करते हैं। तुम पत्र लिख चुके हो, सब्जेक्ट नियम कहता है कि सबसे पहले लिखिए सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, कर्ता क्या है तुम, तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी यू। इसके बाद में हैज या हैव, तो यू के साथ में हैव का प्रयोग होता है, हमने भी जस्ट समझाया है कि हाँ यू के साथ में प्रयोग किसका होता है हैव का, यू हैव। तो अब हमने लिख लिया सब्जेक्ट यानी कि यू, इसके बाद में हो गया हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज या हैव, तो यहाँ पे हमने लिख लिया यू के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैव। इसके बाद में कह रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि जो क्रियाएं होती है वो क्रियाओं का फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 रूप होता है, यह हमने आपको अभी जस्ट बताया है। तो यहाँ पे क्रिया क्या है लिखना यानी कि राइट, तो राइट का यहाँ पे हो जाएगा थर्ड फॉर्म, तो राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन। यू हैव रिटन, क्या लिख चुके हो पत्र, यू हैव रिटन द लेटर। अब इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो बस वही नियम अगर देखेंगे तो एकदम बेसिक सा नियम है। हाँ यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिखा सब्जेक्ट लिखा, इसके बाद में हैज हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब लिख दी और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके बाद में यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट। नियम के अकॉर्डिंग ये हमने जैसे जैसे नियम में कहा था वैसे वैसे सब वर्ड्स को रखते चले गए और ये हमारा अनुवाद हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही आसानी से कि इस तरीके के जो सेंटेंस होंगे इनका ट्रांसलेशन कैसे किया जा रहा है। चलिए दूसरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देख लेते हैं कि इस सेंटेंस में किस तरीके से हमने नियम का पालन किया और किस तरीके से एकदम आसानी से सेंटेंस को समझा दिया। सेंटेंस है वे बाजार गए हैं, वे यानी कि दे, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा दे। अब सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया हैज या फिर हैव, तो सहायक क्रिया हमारी लगेगी हैव, क्योंकि दे या वे शब्द जो है ये प्लूरल है, बहुवचन है, तो जो बहुवचन होता है इसके साथ में प्रयोग किसका करते हैं हैव का प्रयोग करते हैं, तो इसके साथ में क्या हो जाएगा हैव, दे हैव। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म गए हैं यानी कि जा चुके हैं, जाना, जाना की अंग्रेजी होती है गो, और गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। ठीक, तो हो जाएगा दे हैव गॉन टू द मार्केट। अब ये क्यों, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो हो जाएगा दे हैव गॉन टू मार्केट। दूसरे सेंटेंस में हमारा कंप्लीट हो गया और कुछ ज्यादा हमने नहीं की, बस सेम बात वही कि सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट। चलिए देख लेते हैं तीसरा सेंटेंस लिखा है उसने फूल तोड़ लिया है। फूल तोड़ लिया मतलब कि फूल तोड़ चुका है, तो उसने यानी कि वाह, वाह को लिखा क्या गया है उसने। तो चलिए लिख लेते हैं ही, हमारा सब्जेक्ट हो गया यानी कि उसने के लिए लिखा हुआ है ही। अब इसके बाद में हैज या फिर हैव, तो ही सिंगुलर एक वचन है, इसके साथ में हो जाएगा हैज, ही हैज। के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी तोड़ना, तो तोड़ने के लिए होता है प्लक, ही हैज प्लक्ड, क्या तोड़ चुका है फूल तोड़ चुका है, प्लक्ड द फ्लावर, प्लक्ड द फ्लावर। ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। और आप देखोगे कि एकदम आसानी से जो नियम था, नियम के आधार पर जैसे जैसे नियम में यहाँ पे बात की जा रही थी उसी तरीके से हमने सिर्फ सभी शब्द को यानी कि वर्ड्स को रखते चले गए और हमारा सेंटेंस
हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो में नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव को लेकर के हम आएंगे। लेकिन आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, जिससे कि हमको और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और हम बढ़िया से बढ़िया वीडियो ले आने का प्रयास करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। To get more videos, please like, share and subscribe the channel. Subscribe the channel.